हेलो एवरीवन। तो ये वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल। देखिए यहाँ पर है एक असर्शन रीजन का सवाल। तो चलिए हम पढ़ के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो असर्शन में दिया है, देखिए, आयोनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ अर्ली एक्टिनॉइड्स आर लोअर देन फॉर अर्ली लैंथेनॉइड्स। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर असर्शन में बोला गया है कि भाई एक्टिनॉइड्स का जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, अर्ली एक्टिनॉइड्स मतलब मेटाल एक्टिनॉइड्स, मतलब जो एक्टिनॉइड एलिमेंट्स का ग्रुप नंबर बहुत ही कम है, मतलब ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 में जो एक्टिनॉइड्स है हम उसका बात करने वाले हैं। तो मेटल एक्टिनॉइड्स जनरली, दोज आर जनरली मेटल एक्टिनॉइड्स। तो मेटल एक्टिनॉइड्स का आयोनाइजेशन एनर्जी मेटल लैंथेनॉइड से कम होगा, ये है असर्शन। और रीजन देखिए, इलेक्ट्रॉन्स आर इंटरिंग 5f ऑर्बिटल्स इन एक्टिनॉइड्स व्हिच एक्सपीरियंसेस ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट फ्रॉम न्यूक्लियर चार्ज। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये, एक्चुअली एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को आपको समझने के लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। पहले देखिए, तो हमें क्या करना है, हमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एक्टिनॉइड से आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ लैंथेनॉइड, इन दोनों को कंपेयर करना है, कौन ज़्यादा है और कौन कम होगा। तो एक चीज़ पहले हमें आप बताइए कि भाई ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या चीज़ होती है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन एनर्जी दोनों एक ही चीज़ है। ये क्या चीज़ है भाई? देखिए, इट इज़ एक्चुअली द मिनिमम एनर्जी, इट इज़ एक्चुअली द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव the most loosely bound electron in the last shell of an element। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ और एक चीज़ है, वो है ये जो एलिमेंट है, that element must be in ground state और आइसोलेटेड स्टेट। तो ये है हमारा आयोनाइजेशन एंथैल्पी का सो कॉल्ड डेफिनेशन। ये देख के जितना हटपटा लग रहा है, असल में उतना ही इजी है। देखिए क्या है ये है द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट शेल ऑफ एन एलिमेंट। मतलब कोई भी एलिमेंट का लास्ट सेल में सबसे लूजली बाउंड जो इलेक्ट्रॉन होता है, उसे अगर हम रिमूव करने चाहेंगे तो जितना मिनिमम एनर्जी चाहिए होगा वो है हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी, प्रोवाइडेड दैट, और एक कंडीशन है, वो एलिमेंट को ग्राउंड स्टेट में या आइसोलेटेड स्टेट में रहना पड़ेगा। ग्राउंड स्टेट मतलब वो एलिमेंट कोई भी आयोनाइज्ड स्टेट में नहीं रह सकता, वो एलिमेंट मस्ट बी इन ग्राउंड स्टेट। एंड आइसोलेटेड मतलब वो एलिमेंट को अकेला ही रहना पड़ेगा। दैट एलिमेंट कैन नॉट बी इन फॉर्म ऑफ एनी बॉन्ड विथ अनदर एलिमेंट, मतलब वो एलिमेंट किसी और एलिमेंट के साथ बॉन्डिंग में नहीं रह पाएगा, वो एलिमेंट अकेला ही रहना पड़ेगा उसे। आइसोलेटेड स्टेट मतलब बॉन्डिंग में नहीं रहेगा, और ग्राउंड स्टेट मतलब आयोनाइज्ड स्टेट में नहीं रहेगा वो एलिमेंट। तो उस तरह का एलिमेंट का आयोनाइजेशन एनर्जी हम निकाल सकते हैं, द मिनिमम एनर्जी टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लास्ट सेल। तो पता चल गया हमें आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है। तो अब देखिए, एक्टिनॉइड्स और लैंथेनॉइड्स, इन दोनों को अब हम समझेंगे। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है बताइए। एक्टिनॉइड्स पीरियोडिक टेबल में कहाँ पर है? एक्टिनॉइड्स है पीरियड नंबर 7 में, और लैंथेनॉइड्स कहाँ पर है पीरियोडिक टेबल में? पीरियड नंबर 6 में है लैंथेनॉइड, और पीरियड नंबर 7 में है एक्टिनॉइड।
तो ये पोजीशनल डिफरेंस है। तो ये जो डिफरेंस है पोजीशन में, ये पीरियड डिफरेंस के लिए ही आयोनाइजेशन एनर्जी का डिफरेंस होगा, है ना। तो अब सोचते हैं हम, कैसे सोचेंगे? देखिए, एक्टिनोइड्स और लैंथेनोइड्स आर डिफरेंट पीरियड ऑफ एलिमेंट। अब बताइए, एक्टिनोइड और लैंथेनोइड का लास्ट शेल क्या होगा, क्योंकि हमें उसका आयोनाइजेशन एनर्जी देखना है ना। तो हमें एक्टिनोइड्स और लैंथेनोइड्स का लास्ट शेल के बारे में पहले सोचना पड़ेगा। तो सोच के देखिए, लैंथेनोइड्स में लास्ट शेल होगा, लैंथेनोइड्स के लास्ट शेल होगा 4F एंड एक्टिनोइड्स की लास्ट शेल होगा 5F। ये होगा लैंथेनोइड और एक्टिनोइड्स के लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा ये सब शेल में, है ना। लास्ट इलेक्ट्रॉन को हमें रिमूव करना है, मतलब एक्टिनोइड्स का 5F ऑर्बिटल से 5F सब ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, और लैंथेनोइड का आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब हमें 4F ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। तो ये भी हमारा समझ में आ गया। अब हम सोचेंगे एक बात कि 4F ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इजी होगा या 5F ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इजी होगा। जहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इजी होगा, मतलब वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए हमें कम एनर्जी लगेगा। इजी होगा मतलब कम एनर्जी लगेगा, तो उसका मतलब उसका आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम होगा। फिर से सुनिए, जहाँ से हमें 4F और 5F इन दोनों में से जहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन रिमूवल के लिए एनर्जी कम लगेगा, उसका क्या होगा? आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम होगा, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी तो वो एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन रिमूव के लिए हमें चाहिए होता है। तो अगर वो एनर्जी कम होगा मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम होगा। तो हमें अब क्या सोचना है कि इन दोनों में से 4F और 5 में से किस में हमें इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए कम एनर्जी चाहिए, किस में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो ये हम कैसे सोचेंगे? देखिए, आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड्स ऑन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है आयोनाइजेशन एनर्जी। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम जेड इफेक्टिव कह के भी बुला सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या है? न्यूक्लियर ओरिजिनल न्यूक्लियर चार्ज माइनस शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट। तो हमें देखना पड़ेगा कि भाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्टिनोइड्स और लैंथेनोइड्स के क्या होता है। जितना ज़्यादा होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्टिव जितना ज़्यादा होगा, उतना ज़ोर से न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, मतलब उतना ही ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगा वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। मतलब जेड इफेक्टिव जितना ज़्यादा होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये है हमारा आइडिया। अब देखिए, लैंथेनोइड्स और एक्टिनोइड्स के न्यूक्लियर चार्ज इज ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियर चार्ज है इसमें से हमारा कोई लेना देना नहीं, हमें सिर्फ वो शील्डिंग इफेक्ट के बारे में सोचना पड़ेगा। मतलब शील्डिंग इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा, 4F और 5F का शील्डिंग इफेक्ट हमें ढूंढना पड़ेगा। जिसमें ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा उसमें जेड इफेक्टिव का वैल्यू उतना ही कम आएगा। ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट माइनस शील्डिंग इफेक्ट है जेड इफेक्टिव मतलब, तो जितना ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट उतना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा और उतना ही आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम हो जाएगा। तो हमें क्या मिला? जेड इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शील्डिंग इफेक्ट। आया समझ में? 4F और 5F के बीच में जो ज़्यादा शील्ड करेगा इलेक्ट्रॉन को वो
उसका आयोनाइजेशन एनर्जी उतना ही कम होगा, और जो कम शील्ड कर पाएगा इलेक्ट्रॉन को उसका आयोनाइजेशन एनर्जी उतना ही ज़्यादा होगा। तो चलिए अब 4f और 5f ऑर्बिटल्स को लेके हम थोड़ा सोचते हैं। पहले ये बताइए कि जो ऑर्बिटल्स है हमारे पास, जो ऑर्बिट, सब ऑर्बिटल्स एंड ऑर्बिटल्स है, वो किस तरह से अरेंज्ड है। पहले मान लीजिए हमारा है न्यूक्लियस, सबसे पहले होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के सबसे पास में होता है 1s, 1s के बाद में होता है 2s, देन 3s, देन 3p, देन 4s, देन 3d, 4p, देन 5s, देन 4d, देन 5p, इस तरह चलता है। 5p के बाद में क्या आता है? 5p के बाद में आता है 6s, 6s के बाद में आता है 6s के बाद में आता है 4f, देन 5d, 6p, 7s, इस तरह चलता है ना। तो ये हमें पता है। देखिए कितना लंबा लाइन हो गया। तो न्यूक्लियस के सबसे पास में है 4s, ठीक इस तरह न्यूक्लियस से जितना दूर जाएगा उतना इस तरह से ऑर्बिटल चेंज होता है। तो अब देखिए 4f और 5f, इन दोनों को हमको देखना है। तो इन दोनों को ढूंढिए। यहाँ पर 4f है हमारा यहाँ पर, और 5f कहाँ पर है? देखिए 7s के बाद आएगा 7s के बाद आएगा 6d, देन आएगा 5f। तो देखिए 4f है यहाँ पर और 5f है यहाँ पर। तो 4f न्यूक्लियस के ज़्यादा पास है और 5f न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर है। तो 4f ज़्यादा पास है, मतलब 4f का जो इलेक्ट्रॉन होगा उसे न्यूक्लियस ज़्यादा ज़ोर से खींचेगा, मतलब 4f will have more shielding effect than 5f। पता चला कि किसका शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा? 4f का इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा ज़ोर से खींच के रखेगा, 5f का इलेक्ट्रॉन दूर में है तो न्यूक्लियस उतना ज़ोर से उसे खींचना नहीं पाएगा। तो 4f इलेक्ट्रॉन विल बी अट्रैक्टेड विथ मोर पावर देन 5f। इसका मतलब क्या हुआ? Z इफेक्टिव ऑफ 4f इज मच मोर। उसका मतलब 4f का जो इफेक्टिव चार्ज है वो ज़्यादा है। उसका मतलब 4f ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स विल हैव मोर आयोनाइजेशन एनर्जी। 4f का जो इलेक्ट्रॉन्स है उसका आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होगा। फिर से सुनिए, 4f ऑर्बिटल 5f ऑर्बिटल से ज़्यादा पास है न्यूक्लियस के ज़्यादा दूर है 5f। तो 4f इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस ज़्यादा ज़ोर से खींचेगा। 4f will have more shielding effect than 5f, 5f have poor shielding effect। तो Z इफेक्टिव 4f के ज़्यादा होगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी ज़्यादा होगा, ज़्यादा एनर्जी लगेगा वो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए। तो अब चलते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में देखिए क्या था? क्वेश्चन में था आयोनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ अर्ली एक्टिनॉइड्स आर लोअर देन अर्ली लैंथेनॉइड्स। दैट मीन्स यहाँ पर देखिए 4f का आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा, मतलब लैंथेनॉइड्स का आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा, मतलब एक्टिनॉइड्स का आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा लैंथेनॉइड से। तो असर्शन इज ट्रू। और रीजन को देखिए, इलेक्ट्रॉन्स आर एंटरिंग 5f ऑर्बिटल इन एक्टिनॉइड्स, यस दैट इज राइट, व्हिच एक्सपीरियंस ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट फ्रॉम न्यूक्लियर चार्ज, यस दैट इज ऑल्सो राइट। तो हमें पता चल गया assertion is right and reason is also right। सो क्या होगा हमारा आंसर? ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन 1, बोथ A and R are true and R is the correct explanation of A। सो हमारा आंसर होगा ऑप्शन 1। तो पता चला क्या आंसर होगा। तो ये बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंटेलिजेंट क्वेश्चन था। सो होप यू हैव अंडरस्टूड दैट सॉल्यूशन वेरी वेल। थैंक यू ऑल।